सुभिक्षा इंडिया का पहला रिटेल चेन था जब रिलायंस फ्रेश और बिग बाजार के एंट्री करने से पहले लोगों को पता भी नहीं था कि वो एसी में खड़े होकर एक सिस्टमेटिक तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। उस टाइम पे सुभिक्षा इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन बनने वाला था। 2008 तक 1600 से ज्यादा स्टोर थे इनके, लेकिन सिर्फ एक गलती के कारण इनको 2009 में अपने सारे स्टोर्स बंद करने पड़े। खबर ये है कि सुभिक्षा ने दिल्ली में अपने 12 स्टोर बंद कर दिए हैं। जब सुभिक्षा अपने एक्सपेंशन के टॉप गियर में था, तभी 2006 में एक और कॉर्पोरेट जाइंट ने रिटेल चेन में एंट्री मारी। आर सुब्रमण्यम जो सुभिक्षा के फाउंडर थे, उनको 20 साल की सजा सुना दी गई क्योंकि और हालात यहां तक आ गए थे कि नवंबर दिसंबर में उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड उनको छोड़ के जाने लगे और 600 से ज्यादा स्टोर्स में लूटपाट होने लगी। तो कहानी शुरू होती है 1997 में, जब चेन्नई में पहला स्टोर खोला गया 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में। कंपनी का नाम सुभिक्षा संस्कृत के एक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है समृद्धि। फाउंडर आर सुब्रमण्यम जो कि एक IIT गोल्ड मेडलिस्ट है और IIM अहमदाबाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। उनका बस इतना सा विजन था कि आम आदमी को फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रोसरी, डेली की जो चीजें होती है उन्हें एक सस्ते दामों पर दिलवाया जाए। उन कंपनी का टैगलाइन भी यही था कि वाई पे मोर व्हेन यू गेट इट लेस एट सुभिक्षा, जो कि कंपनी की डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी को बयां करता है। शुरुआत के कुछ सालों में सुभिक्षा ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए थे। 1999 में सिर्फ 14 स्टोर थे और 2000 में पूरे शहर में 50 से ज्यादा स्टोर्स खोल दिए। तो 2000 में ICICI वेंचर्स ने इनमें इन्वेस्ट किया। जब इनका स्टोर का काउंट अराउंड 50 के आसपास था तो इनका 15% इक्विटी लिया और उसमें अराउंड 15 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। और ये इन्वेस्टमेंट का रीजन था सिर्फ एक्सपेंशन का। दूसरी तरफ आर सुब्रमण्यम ने 1991 में, ये बात को बहुत ध्यान से सुनना, तो 1991 में सुभिक्षा के शुरू होने से अराउंड 6 साल पहले आर सुब्रमण्यम ने एक और कंपनी स्टार्ट की थी, विश्वप्रिया फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते थे, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेते थे और उन्हें 15 से 12% के आसपास का रिटर्न प्रॉमिस करते थे। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ से भी उठाया और उसे सुभिक्षा के एक्सपेंशन में लगा दिया। तो 2001 से लेकर 2006 तक इनकी ऐसे ही ग्रोथ होती गई। 2000 में जो इनके 50 स्टोर थे, 2006 तक इनके 420 स्टोर पूरे इंडिया में खुल चुके थे। इवन इनका रेवेन्यू भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। 2005 से 2006 के फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू था 305 करोड़ के आसपास और 2006 से 2007 के फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू बढ़ के हो गया था 712 करोड़, मतलब डबल से भी ज्यादा और प्रॉफिटेबल भी। जब सुभिक्षा अपने एक्सपेंशन के टॉप गियर में था तब 2006 में एक और कंपनी ने इस रिटेल चेन में एंटर किया, एक बहुत बड़े जाइंट ने इसमें एंटर किया। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने रिलायंस फ्रेश के नाम से इसमें एंटर किया और एक ऑर्गेनाइज रिटेल चेन को स्टार्ट किया। तो ये वही वक्त है जब सुभिक्षा अपने 670 स्टोर काउंट से 1000 काउंट की तरफ बढ़ रहा था और एकदम से इतने बड़े जाइंट का इस मार्केट में एंटर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया सुभिक्षा के लिए, जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था। एकदम से 10x कंपटीशन उसके सामने आके खड़ा हो गया, जिनके पास इन्फिनाइट कैपिटल थी, अच्छा खासा सप्लाई चेन था और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी उनके पास थी। जब रिलायंस फ्रेश ने 2006 में अपना पहला स्टोर हैदराबाद में खोला तो उन्होंने भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाई कि हर नेबरहुड में एक ग्रोसरी स्टोर होगा, वो भी लो प्राइसेस के साथ। लेकिन डिफरेंस ये था कि रिलायंस के पास एंड टू एंड कोल्ड स्टोरेज थी और बैक एंड सप्लाई का बहुत तगड़ा सपोर्ट था और वो सप्लायर्स को अपफ्रंट पेमेंट देते थे जिससे उनको बेटर डील्स भी मिलती थी। और रिलायंस ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसमें उन्होंने एग्रेसिवली टैलेंट को पोच किया और जो भी सुभिक्षा के मैनेजर्स थे, जो भी हाई लेवल के लोग थे, उन सबको हायर करना शुरू कर दिया। लेकिन आर सुब्रमण्यम ने रिलायंस की एंट्री को पब्लिकली बहुत लाइटली लिया। उनका कहना था कि वी आर टू निम्बल फॉर देम, लेकिन असल में कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक मोड स्टार्ट हो गया था। वैसे देखा जाए तो 2004 से 2008 के बीच में सुभिक्षा ने बहुत तेजी से ग्रो किया। लेट 2004 से 2007 तक कंपनी ने 160 करोड़ इक्विटी और 220 करोड़ लोन इकट्ठा कर लिया था ताकि नेशन वाइड रैपिड एक्सपेंशन किया जा सके। हर महीने लगभग 60 से 70 स्टोर्स खोले जा रहे थे। इस तेजी का नतीजा ये हुआ कि मार्च 2007 तक टोटल स्टोर जो 670 हो गया था और मार्च 2008 तक वो बढ़कर 1320 तक पहुंच गया। और ये तेजी देखकर विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने जैश इन्वेस्टमेंट के थ्रू सुभिक्षा में इन्वेस्टमेंट की। Azim Premji is busy working out the finances for one of his big investments gone sour, सुभिक्षा। उनका 10% स्टेक खरीदा लगभग 230 करोड़ में, जिसके कारण कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर हो गई थी 2300 करोड़ के आसपास। और इसी दौरान ICICI वेंचर्स और कोटक महिंद्रा वेंचर्स ने भी सुभिक्षा में अपने फंड को एलोकेट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की और ये सारी इन्वेस्टमेंट थी इस चेन को एक्सपेंड करने के लिए। और सितंबर 2008 तक आउटलेट काउंट बढ़कर 1650 तक हो गया था। गजब की बात ये थी कि फाइनेंशियल ईयर 2005 से 2006 में
330 करोड़ का जो टर्नओवर था वो बढ़कर 2007 से 2008 के फाइनेंशियल ईयर में 2305 करोड़ तक हो गया। सुभिक्षा एकदम से इंडिया का बड़ा रिटेल चेन बन गया। ग्रोसरी के साथ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इवन मोबाइल फोन भी बेचने लगा। Subiksha is one of India's largest retailers. लेकिन फिर आगे कुछ ऐसा होता है जो आर सुब्रमण्यम ने कभी सोचा भी नहीं था। खबर यह है कि But there's been some trouble for Subiksha for some Employees time. haven't been paid salaries for 6 months. सुभिक्षा का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। छोटा फॉर्मेट लेते थे, 800 से 1200 स्क्वायर फीट लेते थे और एक डिस्काउंट रिटेल शॉप खोलते थे। हर स्टोर में ग्रोसरी, एफएमसीजी प्रोडक्ट, मेडिसिन और बहुत सारी चीजें रहती थी। ये सब सामान कंसिस्टेंट तरीके से मार्केट से 5 से 10% डिस्काउंट पर मिलते थे। तो कंपनी ने क्या किया कि आम आदमी को टारगेट किया और रोजमर्रा की चीजें सबसे कम दाम में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। उनकी डीप डिस्काउंटिंग वाली मार्केटिंग भी काफी इंटरेस्टिंग थी। सुभिक्षा स्टोर जो हर नेबरहुड में होता था, पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग और मॉडर्न डेकोर के साथ एसी में शॉपिंग करना, ताकि लोगों को एक ऑर्गेनाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस फील करे और लोगों के लिए भी काफी नया एक्सपीरियंस था, तो उनके लिए भी काफी अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा। फिर आता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन एक क्राइसिस शुरू होने से पहले ही उनकी बुक्स में काफी सारी चीजें मिसमैच दिखने लगी। अब इनका बिजनेस तो बढ़ रहा था लेकिन इनके मार्जिन काफी थिन थे और यहाँ सुभिक्षा ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने अपनी जो वर्किंग कैपिटल थी, जो सैलरीज देने के लिए या वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए रखनी चाहिए थी, उसे इन्होंने अपने बिजनेस को, अपने स्टोर्स को एक्सपेंड करने में लगा दिया, जिसके कारण काफी सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट नहीं मिला। और मई सितंबर 2008 के बीच में मीडिया रिपोर्ट्स भी आने लगी कि एम्प्लॉइज की सैलरीज और पीएफ काफी टाइम से ड्यू है। Employees haven't been paid salaries for 6 months. Rental dues on leased property worth crores have not been paid. तो धीरे धीरे इनकी सप्लाई चेन ब्रेक होने लगी। कुछ स्टोर्स में सामान खत्म हो गया क्योंकि वेंडर्स को उनकी पेमेंट नहीं मिल रही थी। तो केपीएमजी जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर को इन्होंने ऑडिट के लिए अपॉइंट किया, जिससे इनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। मतलब कंपनी का पैसा कम था और उनके स्टोर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग था और सबको ये रेड फ्लैग आराम से दिख रहा था। अब उसी दौरान में फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे थे, तो इनको फंडिंग भी नहीं मिल रही थी। तो जितनी तेजी से सुभिक्षा ग्रो हुआ था, उतनी तेजी से इनकी गिरावट शुरू हो गई थी। 2008 के नवंबर दिसंबर के आसपास कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी कंपनी को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण 600 से ज्यादा स्टोर्स में इनके लूटमार होने लगी। शेल्फ्स खाली पड़ गए क्योंकि सप्लायर्स को उनका पैसा नहीं मिल रहा था और 6-6 महीने से एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण पूरे इंडिया में इनके अगेंस्ट स्ट्राइक्स चालू हो गई। With more than 15,000 people in its fold. जनवरी 2009 आते आते आईसीआईसीआई वेंचर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड ने रिजाइन कर दिया और लगभग 1650 स्टोर बंद होना शुरू हो गए। तो 11 फरवरी 2009 में सुभिक्षा ने पब्लिकली आके ये चीज अनाउंस की कि उनके जो सारे स्टोर थे, 1600 स्टोर जो है वो बंद रहेंगे मई 2009 तक। मतलब एकदम से उनका पूरा नेटवर्क डिसअपियर होने लगा। एम्प्लॉइज पैसे के लिए तरस गए, सप्लायर्स पैसे लेने को तरस गए और इतना अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस धीरे धीरे अपना ग्रैंड फिनाले दे गए। कोलैप्स के तुरंत बाद ही क्रेडिटर्स ने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कोटक महिंद्रा बैंक ने जनवरी मार्च 2009 में वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल करी और मार्च 2009 में मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया सुभिक्षा की सारी एसेट्स को सीज करने के लिए, स्टोर्स, वेयरहाउस, गुड्स, सब कुछ। साथ ही गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि आरओसी भी प्रोब शुरू करने लगी इनके अगेंस्ट। 2009 के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हियरिंग चली। अंत में अक्टूबर 2010 में मद्रास हाई कोर्ट ने सुभिक्षा ब्लू ग्रीन मर्जर को रिजेक्ट कर दिया और वाइंडिंग अप का रास्ता दिखा दिया। ये सब एक एक करके होने लगा, जिससे सुभिक्षा का ऑफिशियल क्लोजर फाइनल हो गया। तो 2009 के बाद आर सुब्रमण्यम का मोस्ट ऑफ द टाइम लीगल बैटल्स में गया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 1991 में इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी विश्वप्रिया फाइनेंशियल सर्विसेज, और वो कंपनी अभी भी चल रही थी, जिसके अंदर ये पब्लिक को 12 से 15% का रिटर्न दिखा के इन्वेस्टमेंट्स उठाते थे। और यहाँ होता है एक और फ्रॉड, जो इन्होंने पब्लिकली इन्वेस्टमेंट उठाई थी विश्वप्रिया के नाम के अंदर, उसको इलीगली इन्होंने ट्रांसफर कर दिया सुभिक्षा जैसे फेल्ड बिजनेस को बचाने के लिए। अब हुआ ये कि पब्लिक का पैसा गलत तरीके से यूज करके एक फेल्ड बिजनेस में लगाया गया और बदले में लोगों को एक फेक रिपोर्ट दिखाई गई, एक मैनिपुलेटेड रिपोर्ट दिखाई गई। जब लोगों को रिटर्न्स मिलना बंद हो गए थे, तब इन्होंने इनके अगेंस्ट मल्टीपल कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद सेबी भी एक्टिव हो गया और उन्होंने पता लगाया कि पैसे को अनऑथराइज एक्टिविटीज में लगाया जा रहा है। तो 2018 में ईडी ने आर सुब्रमण्यम को मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंडर डिटेन किया और नवंबर 2023 में इनको फाइनली 20 साल की सजा सुनाई गई इन्वेस्टर को चीटिंग करने के लिए, उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए। आज भी काफी सारे इन्वेस्टर्स, वेंडर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। तो ये थी सुभिक्षा की पूरी कहानी और इससे ये लर्निंग मिलती है कि सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान मत दो। अगर आप बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके सिस्टम, टीम और ऑपरेशन को भी साथ में स्केल करो। सिर्फ ज्यादा स्टोर्स खोलने का मतलब सक्सेस नहीं होता।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।